हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाथ कृष्ण एकेडमी के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की। और इसमें हम साइंस का सबसे पहला चैप्टर देखते हैं क्लास 10th का, डेट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे और सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड केमिस्ट्री का एक चैप्टर है प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कार्बन लिया और कार्बन का मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। कार्बन को मैंने C से डिनोट किया, ऑक्सीजन को मैंने O2 से डिनोट करा। वो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब यहां देखिए, ये कार्बन एक नया सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक नया सब्सटेंस है, और बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है। कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग है। प्रॉपर्टी का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर हो जाए या कमरे में हो जाए तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइएगा कि ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे इन्वायरमेंट में है कितना, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत अच्छी गैस है, नहीं मिलेगा ऑक्सीजन तो मर जाएंगे। कार्बन, दुनिया की सारी चीज में कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको बर्न करेंगे, BURN, बर्न करेंगे तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ रिलीज होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, मेरे साथ बोलिए, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ अ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होते हैं। और केमिकल रिएक्शन में बच्चों एक खासियत बात यह है कि इस साइड जितने एलिमेंट्स हैं उस साइड उतने ही मतलब वही टाइप के एलिमेंट होंगे, और इस साइड जितने नंबर ऑफ एटम है, ये बात पढ़ेंगे लेकिन देख लीजिए, इस टाइम जितने नंबर ऑफ एटम है उस साइड उतने नंबर ऑफ एटम ही होंगे। जैसे देखिए, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ऑक्सीजन इधर भी, ऑक्सीजन इधर भी है। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ नया सब्सटेंस दुनिया में आ नहीं जाता है, जो चीज पहले से होती है उससे ही कोई चीज बनती है। तो कार्बन ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, भले ही प्रॉपर्टी अलग है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बना किससे है? कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना है ना। तो यही केमिकल रिएक्शन है कि नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होते हैं और ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। किस साइड? इस साइड। इस साइड को कहेंगे क्या? इस साइड को बोलेंगे रिएक्टेंट और इस साइड को बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये बच्चों, ये वाला रिएक्टेंट साइड है, ये वाला प्रोडक्ट साइड है। तो ये था केमिकल रिएक्शन। इस साइड जितने रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम है, उधर भी नंबर ऑफ एटम बराबर रहेंगे, और इधर जितने एलिमेंट है उधर भी जितने एलिमेंट उतने ही एलिमेंट रहेंगे। जैसे यहां मैंने बोला यहां सल्फर था क्या? नहीं, तो यहां सल्फर आएगा क्या? नहीं। आगे देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बच्चों, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं केमिकल रिएक्शन के। ये सारे एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के। पहला एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब होता है जब हम खाना खाते हैं ना, जब आप पूरा खाना यहां तक भर लेते हो तो पेट में जाने के बाद उसके पेट के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती हैं, और वो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स खाने पे पड़ते हैं और खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो वहां पर भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, जब बच्चों हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाके फेफड़ों में एक एल्वियली नाम की जगह है, वहां पे जाके स्टोर हो जाता है और वो ग्लूकोज के साथ जाके रिएक्शन कर कर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। तो ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। तीसरा है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा है कि आपकी जो बहुत पुरानी साइकिल हो जाएगी या आप की एक बहुत पुरानी स्कूटी रखी है, तो उसके सरफेस पे जिंक, मतलब उसके सरफेस पे ना क्या होता है कि जंग लगना शुरू हो जाता है, और आयरन में जो जंग लगता है ना उसको रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। तीसरा मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बच्चों, एक मैग्नीशियम एक मेटल होता है, उसको ना आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे ना तो चमकदार रोशनी निकलेगी। जैसे यहां मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे ना तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? जैसा अभी हमने बताया था, रिएक्टेंट। इस साइड को रिएक्टेंट बोलेंगे,
और इस साइड को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। मैग्नीशियम की बच्चों एक खासियत बात यह होती है, मैग्नीशियम जो होता है ना वो एक वाइट कलर का मेटल होता है, वाइट प्लस सिल्वर कलर का, वाइट प्लस सिल्वर कलर का एक मेटल होता है। और जब बच्चों हम इसको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं ना तो एक चमकदार रोशनी निकलती है। अपने वेल्डिंग वाले को वेल्डिंग करते हुए देखिए, देखना मत, आंख खराब हो जाएगी, लेकिन आप देखोगे तो एक चमकदार रोशनी निकलती है। सेम यहां पर वही होता है, जब भी मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं ना तो उसको जलाएंगे ना तो एक चमकदार रोशनी निकलेगी। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चूरा बनकर पाउडर के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, मतलब गिर जाता है, और ये एक वाइट कलर की रोशनी निकलती है। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और जब भी आप जब लैब में जाएंगे ना एक्सपेरिमेंट करने, तो मैग्नीशियम को जलाने से पहले ना सैंड पेपर देते हैं लैब जो असिस्टेंट्स होते हैं, उसको ना सैंड पेपर वो जो घिसने वाला नहीं होता, उसी से मैग्नीशियम रिबन को पहले पॉलिश कर कर फिर उसको जलाया जाता है, तो एक चमकदार रोशनी निकलती है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तीसरा देखते हैं बच्चों, ये मैग्नीशियम रिबन का यही एक एग्जाम्पल यहां जो लिखा है वो यहां पर दे रखा है। चौथा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जिंक को बच्चों हम Zn से डिनोट करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 से डिनोट करते हैं। ये इसका केमिकल नेम है H2SO4। क्या बन जाएगा, मेटल जब भी बच्चों एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना, एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना तो सॉल्ट और वाटर देगा। तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी जिंक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये सारी चीजें हैं क्या बच्चों, केमिकल रिएक्शन है। नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म हो रहे हैं। तो आपको बताइए केमिकल रिएक्शन समझ में आया कि नहीं। फिर से बता रहा हूं, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल हैं। दुनिया में आप हर जगह केमिकल रिएक्शन देखोगे। खाना बनाने जाओगे केमिकल रिएक्शन, चाय बनाने जाओगे केमिकल रिएक्शन, दूध को उबालोगे केमिकल रिएक्शन, जंग लग गया किसी चीज में केमिकल रिएक्शन, कोई भी चीज खराब हो गई केमिकल रिएक्शन, चिप्स के पैकेट को आपने 2 दिन तक फाड़ के ऐसे रख दिया, वो खराब हो गए तो केमिकल रिएक्शन, खाना बासी हो गया केमिकल रिएक्शन। ये सारी चीजें बच्चों केमिकल रिएक्शन। आपके मम्मी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया खींच के, आपका गाल जो हो गया वो रेड हो गया, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होते हैं। आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए, और आगे पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आपने कहीं देखा कि यार यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो वो बिहेवियर शो करेगा ना। तो वही बिहेवियर हम पढ़ने वाले हैं कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पता कैसे चलेगा कि भाई वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो देखने में मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां से गैस रिलीज होगी। जैसे आपने जिंक लिया, जिंक को Zn से डिनोट करते हैं, और अभी हमने पढ़ा था कि वो HCl H2SO4 वाला पढ़ा था। चलिए H2SO4 लिख देते हैं, H2SO4। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन में करेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, और ये गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ये जो एरो का साइन मैं बनाऊंगा ना, ऑलवेज याद रखिएगा, गैस वहां से निकल रही है। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो इसी को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो केमिकल रिएक्शन कहीं पर भी हो तो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी कि वहां पे गैस निकलेगा। अगर कहीं पे गैस निकल रहा है तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, कहीं पर केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां गैस निकलेगी। बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें से एक मैंने दिया यहां पे। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट वाला, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट क्या होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है ना बच्चों कि मेरे पास आप एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डालोगे ना तो कुछ चीज उसके नीचे सेटल्ड हो जाएगी। जैसे मेरे पास एक बेरियम क्लोराइड नाम का एक केमिकल था और एक सोडियम सल्फेट नाम का एक केमिकल था। मैं लिख दे रहा हूं, आपने 9th में इसका फॉर्मूला बनाना तो सीख लिया होगा। मेरे पास एक बेरियम क्लोराइड नाम का केमिकल था, बेरियम क्लोराइड, और एक सोडियम सल्फेट नाम का केमिकल था, Na2SO4। सोडियम सल्फेट नाम का एक केमिकल था। मैंने क्या कराना प्यारे बच्चों, इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराया। एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, ये जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन जो हम करा रहे हैं ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसका प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं, देखिए बेरियम क्लोराइड को आप सीधा सीधा एडिटिव लिख दो, बेरियम क्लोराइड, इसके नीचे क्लोराइड,
और ये क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम नीचे लिखिए और इधर लिखिए सल्फेट। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। यहां पर एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस, यहां पे हम मल्टीप्लाई करके भी क्या कर रहे हैं, आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहां पे आयंस एक्सचेंज, आयंस एक्सचेंज हुआ। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो क्या बचा, बेरियम सल्फेट, BaSO4, BaSO4। और इधर क्या बचा, इसका इसके साथ किया बेरियम सल्फेट आया, इसका इसके साथ करेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहां पर ये जो बच्चों बेरियम सल्फेट है ना, यही सेटल डाउन हो जाता है बॉटम के नीचे, ग्लास के नीचे, PPT। और जो सेटल डाउन हो जाएगा उसको प्रिसिपिएट कहेंगे, नहीं तो PPT कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट केमिकल रिएक्शन है। नीचे कुछ सेटल डाउन हो गया ना, केमिकल रिएक्शन ये भी है। तीसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में एक केमिकल रिएक्शन में एग्जांपल देके बता रहा हूं। तीसरा, ये तीसरा वाला मैं एग्जांपल बता रहा हूं। चेंज इन कलर का मतलब क्या होता है, मेरे पास दो केमिकल है, एक का नाम है लेड आयोडाइड और दूसरे का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड को बच्चों मैं PB से डिनोट कर दूं, लेड आयोडाइड PBI, और एक का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसका बच्चों मैंने रिएक्शन करवाया आपस में। लेड आयोडाइड आपको दिखेगा तो बिल्कुल कलरलेस, जैसे बेरियम क्लोराइड था ना, ये भी कलरलेस होता है। सोडियम सल्फेट ये भी कलरलेस होता है। आप उसको उसके अंदर डालोगे तो PPT के फॉर्म में नीचे इकट्ठा होता है, उसको बेरियम सल्फेट कहते हैं। वैसे ही यहां पर है, यहां पे तो PPT देखने को मिला ना, यहां पे देखिए क्या देखने को मिलेगा। मेरे पास लेड आयोडाइड नाम का एक केमिकल है, वो कलरलेस होता है। आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेड आयोडाइड लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम नाइट्रेट लिया, दोनों को एक दूसरे के अंदर डाल दिया, और लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, जैसा कि यहां पर हम लोग कर रहे थे, बेरियम क्लोराइड, नीचे लिखा बेरियम क्लोराइड, तो यहां पर भी कर दीजिए लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बचा, क्या बना, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। लेड इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका इसके साथ, ये बनेगा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को क्या लिखेंगे, PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। और यहां पे हम चेंज इन कलर में ये वाला एग्जांपल क्यों लिख रहे हैं, चेंज इन कलर में एग्जांपल इसलिए लिख रहे हैं कि आप जब दोनों केमिकल को आपस में डालोगे ना तो केमिकल अचानक पीला हो जाएगा। तो यह भी केमिकल रिएक्शन में आपको करके भी दिखाऊंगा कि जब आप दिन दोनों को आपस में मिलाओगे केमिकल रिएक्शन पीला, तो पहले कलरलेस थे अब पीला हो गया, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर हुआ है तो ये एक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की। तो अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी, इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट समझ में आ गया, चेंज इन कलर समझ में आ गया। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर देख लेते हैं। आपने ना क्या लिया कि जिंक ले लिया, मान लीजिए यहां पर अगले स्लाइड में देखते हैं, मैंने ना यहां पे जिंक लिया। जिंक जो स्टेट होती है उसकी सॉलिड होती है, जिंक ऑलवेज सॉलिड स्टेट में होता है। इसका रिएक्शन मैंने HCl के साथ कराया। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मैंने मान लीजिए एक्वस स्टेट में, सॉरी डाइल्यूट स्टेट में ले लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट स्टेट में ले लिया। डाइल्यूट को DIL करोगे और इसका जब रिएक्शन करवाएंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा था जब भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर भी क्या बनेगा, सॉल्ट, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। अब जब आप जिंक को HCl के अंदर डालोगे और बीकर को टच करोगे ना तो बीकर गरम गरम लगेगा। तो गरम गरम लग रहा है मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ ली कि यार कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी एक साथ देखने को मिले। चेंज इन कलर हो रहा है, हीट नहीं हुई, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। कुछ एक आपको देखने में मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों के चारे। ऐसे आपको अगर मैंने मलेरिया बोल दिया कि आपको मलेरिया है, तो मलेरिया में तो यार कमर भी दर्द करता है, बुखार भी लग जाता है, प्लेटलेट भी गिर जाती है, बहुत सारे उसके लक्षण है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है, जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, एक दो ही लक्षण देखने को मिलते हैं।
तो यहां पर भी जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी, कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्यारे बच्चों जो देखने को मिलती है। तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा जी, यहां पर हमको टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलेगा। आप बीकर को टच करोगे ना, बीकर को टच करोगे तो बीकर गरम गरम दिखेगा। तो ये एक अगला था। आगे देखते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट वाला भी देख लीजिए, ये वाला जो था एग्जाम्पल टेम्परेचर वाला था, टेम्परेचर को टीईएमपी में लिख दे रहा हूं। अब स्टेट देखते हैं, चेंज इन स्टेट। स्टेट के अंदर कैसा चेंज आता है, मैं एक एग्जाम्पल स्टेट के अंदर देख के मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने ना कैंडल को जलाया, बर्निंग ऑफ कैंडल। स्टेट में मैंने एक एग्जाम्पल यहां लिख दे रहा हूं, सिर्फ बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल मींस मोमबत्ती। बर्निंग ऑफ कैंडल, आपने कैंडल लिया और उसको बर्न किया, तो कैंडल तो सॉलिड होता है, वैक्स होता है, और जब बर्न होने के बाद वो रोशनी देगा तो रोशनी से हीट निकलेगी, गैस निकलेगी। तो पहले तो भाई वो सॉलिड था ना, अब क्या बन गया, गैस बन गया। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन की प्यारे बच्चों कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो हमने पढ़ ली। थोड़ा सा सांस ले लीजिए, पॉज करके चाय वाय पी लो, पानी वानी खूब पी लो। आगे देखते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है बच्चों केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल रिएक्शन देख ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं यहां पे दिखेगा, देखिए द मेथड। केमिकल इक्वेशन होती क्या है यहां पे मैं बता रहा हूं, पहले मैं इसको पढ़ ले रहा हूं। द मेथड of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of their substance involved is known as chemical equations। सुनिए प्यारे बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रही है उसको आप कॉपी में कैसे लिखोगे, कैसे सिंबल्स बना के उसका यूज करोगे। जरूरी नहीं है कि यार मैं लिख रहा था ना, कॉपर को मैं Cu लिख दूं, जिंक को मैं Zn लिख रहा था। तो इतनी सारी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं, तो इतने सारे नाम लिखने तो बड़े टफ हो जाएंगे ना। तो हम लोग उसका ना सिंबल बना लेते हैं, और सिंबल बना के जब हम लोग कॉपी में एक्सप्लेन करते हैं ना मेथड को, उसी मेथड को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड, और उस मेथड से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनेगा। कोई आदमी मैग्नीशियम को MAgN, मैग्नीशियम ऑक्सीजन OXY, कोई सिर्फ इतना लिख दे रहा है मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2, बर्न हुआ MgO मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं, जिस तरीका जो होता है ना, उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहां पर देखिए जो एक वे है, मतलब कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को दिखा सकते हैं कि कहां पे केमिकल इक्वेशन हुआ। देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले ये जिंक और ये सल्फ्यूरिक एसिड, अभी हमने देखा था ये लेफ्ट हैंड साइड है तो रिएक्टेंट बोलते थे, ये तो आपको सबको पता है। राइट हैंड साइड था, प्रोडक्ट बोलते थे, ये सबको पता है। अब इसको बनाया कैसे, ये वर्ड इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन जो हुई थी ऑलरेडी में वो ये है। अब लिखेंगे कैसे, देखिए जिंक को Zn लिखा, इतना सबको पता है, 9th में पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा यहां देख लो भाई। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख दिया। एरो का सिंबल है, हमने भी एरो का सिंबल यहां सेम डिजिट बना दिया। जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिख दिया, और हाइड्रोजन को H2 लिख दिया। तो इतनी सारी केमिकल रिएक्शन इतनी बड़ी थी, आ कितने में गई, इतने से में आ गई। इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन इतने से में आ गई, इसी को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो कुछ नहीं है केमिकल इक्वेशन यार, केमिकल रिएक्शन को कॉपी में लिखना, उनके नाम, उनके फॉर्मूले, उनके सिंबल से उनको दिखाना, वही क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ये डायग्राम ये भी पढ़ सकते हो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल ये रहा जिंक का सिंबल Zn, फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंस, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, क्या बन गया, इन्वॉल्व इन नोन एज केमिकल इक्वेशन। और जो चीज बनी उसी को, मतलब उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये था केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देख लिया, आगे चलते हैं। अब ना एक लॉ पढ़ते हैं। ये लॉ ना प्यारे बच्चों एंटोनी लेवोसियर ने दिया था, और ये लॉ इतना अच्छा है ना कि बचपन में तो हम पढ़ते हैं यार कि कोई भी चीज हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही कोई चीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एंटोनी लेवोसियर ने बोला। 10वीं 12वीं तक आप यही पढ़ोगे, लेकिन जब आप जाके ग्रेजुएशन करोगे, BSc MSc करोगे ना, तो पता चलेगा हम कुछ भी चीज क्रिएट भी कर सकते हैं, कुछ भी डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब क्या क्रिएट क्या डिस्ट्रॉय वो देखते हैं।
एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिसका नाम एंटोनी लेवोसियर था। उन्होंने ना एक लॉ दिया था, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह बात एंटोनी लेवोसियर ने बोली थी। और जब यह बात बोली तो लास्ट में उन्होंने लिख दिया इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर हम बाहर कर सकते हैं पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन। आप जब 11th में पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा, मास को क्रिएट भी कर सकते हैं डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन 9th 10th में इतना समझिए कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हम ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं हम ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। आप सबको समझ में आ गया था। और ये लॉग दिया कितने था? अभी बताया मैंने, गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर, ANTONIE, एंटोनी लेवोसियर। बड़े महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये लॉ जो है वो दिया था और इसको हम आज तक फॉलो करते हैं। और ये सच भी है, बट सिर्फ केमिकल रिएक्शन के अंदर सच है। और ये बात उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताई भी दिखी थी और कहीं कहीं डेफिनेशन में भी आपको देखने को मिलेगी कि इन केमिकल रिएक्शन हम मास को नहीं क्रिएट कर सकते ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी। मान लीजिए मेरे पास ये जिंक था और ये जिंक HCl के साथ रिएक्ट किया। अभी हमने पीछे देखा था क्या बन जाता था, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट क्या बनेगा? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस H2। अब यहां पे देखिए इस वाले साइड को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, REACTANT। और इस वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है? रिएक्टेंट साइड में मैं ये वाली जो साइड लिख रहा हूं वो रिएक्टेंट वाली साइड लिख रहा हूं और ये वाली जो साइड लिख रहा हूं वो प्रोडक्ट वाली साइड लिख रहा हूं। रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है? उसके नंबर ऑफ एटम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। क्लोरीन साइड में क्लोरीन के कितने नंबर ऑफ एटम है? 1। प्रोडक्ट में देख लो जी, हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के 1। क्लोरीन के कितने हैं? क्लोरीन के 2। अब यहां पे दिक्कत आ गई, यहां पे तो क्लोरीन के 1 ही थे, यहां पे क्लोरीन के 2 हो गए, तो यहां पर हम यहां पे 2 लगा देंगे। अब देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। अब वहां और इधर हाइड्रोजन का कितना है? 2। और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस है और क्लोरीन 2। और वहां पे अब यहां पे क्लोरीन 1 नहीं रहा, यहां पे 2 बन गया, यहां पर भी 2 है, तो यहां पर हमने 2 लगा दिया जिससे क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन 2। और हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 1। हाइड्रोजन यहां पे 2 और हाइड्रोजन वहां पे 2, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, सिर्फ 2 लगा के। आप कहोगे 2 लगा सकते हैं? हां जी लगा सकते हैं, हाइड्रोजन 2। यहां पे क्लोरीन इसके नीचे लिख लीजिए, क्लोरीन यहां पे 2 हो गया और हाइड्रोजन यहां पे 2 हो गया। तो अगर हम पहले यहां पे इसका रिएक्शन देख रहे थे तो नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में हमने ये 2 नंबर लगाया तो सब लोग बैलेंस हो गए। तो 2 क्यों लगाया? क्योंकि लॉ दिया था इन्होंने, एंटोनी लेवोसियर ने, कि हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए हमको यहां पे 2 लगाना पड़ा। तो 2 लगा के हमने कौन सा प्रोसीजर अपनाया? इस प्रोसीजर को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये है क्या, लिखी क्या है? मैंने अभी पढ़ा था केमिकल इक्वेशन, उसको मैंने किया क्या? 2 लगा के बैलेंस किया। क्यों किया? एंटोनी लेवोसियर ने कहा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन हम ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। मैं सोच रहा हूं आप समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, आगे वही बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग देखेंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, अभी पीछे हमने बैलेंस करके देखा था, वो 2 टाइप की होती है। एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट दे रहा हूं जिसमें आपको बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस दे रखे हैं
वहां आप जाके प्रैक्टिस करिएगा ना, तो आपको बैलेंसिंग करनी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। और एक दो के मैं यहां पे बैलेंस करके भी दिखाता हूं कि करते कैसे हैं बैलेंस। तो केमिकल रिएक्शन ना बच्चों दो टाइप की होती है, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस आपने देख लिया, बैलेंस में क्या होता है, जितने रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम होते हैं। क्या होता है देखिए, जैसे मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। वाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हेन नंबर, एनओ को मैं नंबर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट doesn't equals to number of product, number of product। तो वो वाली जो केमिकल रिएक्शन होगी वो अनबैलेंस होगी। तो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने देख ली। एक एग्जांपल के जरिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। जैसे मानिए मैंने ना ये मैग्नीशियम लिया था और मैग्नीशियम का ना मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया। जब भी बर्न करूंगा ना तो मैं उसके ऊपर डेल्टा का साइन लगा दूंगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब देखिए मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में जो है वो 1 है और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और यहां पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो अभी जो है ये अनबैलेंस है, हमको बैलेंस करना है। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंस कैसे करेंगे, ये जो है वो अनबैलेंस है, BALANCED, अनबैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, सिंपल, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखिए, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहां पे मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। तो हम क्या करेंगे ना प्यारे बच्चों, यहां पे 2 लगा देंगे। आप बोलोगे जब यहां मैंने 2 लगाया तो मैग्नीशियम के पास भी 2 आ गया, ऑक्सीजन तो भले यहां पे 2 था, यहां पर ऑक्सीजन 1, ये 2 बन गया, बट मैग्नीशियम भी तो 2 बन गया ना, क्योंकि 2 तो मैग्नीशियम के भी आगे लगा ना। तो इसीलिए मैं 2 यहां पर भी लगा दूंगा, मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, प्रोडक्ट साइड में उतने ही नंबर ऑफ एटम होते हैं। फिर से प्यारे बच्चों, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो समझ में आया। वैसे ना मैं क्या करूंगा ना कि एक डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिस्ट दे दूंगा, वहां पे 10 से 20 क्वेश्चन होंगे, आप बैलेंस करना उसको सीखिएगा। और जो डाउट आए आप टेलीग्राम पे बेहिचक पूछ सकते हैं और उसका जो जवाब है आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पे जल्द से जल्द दिया जाएगा। मैं लिस्ट भेजता हूं, उसको सॉल्व करिएगा, जिससे आपका ये बैलेंसिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, बस 2-4 नंबर जो है वो लगाते रहने इधर से उधर, जिससे वो प्रोडक्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, रिएक्टेंट साइड में उतने नंबर ऑफ एटम बराबर आ जाए। तो इसी को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब ना कुछ चीजें दे रखी हैं बच्चों। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव विद 3 वेज।
किसी भी केमिकल इक्वेशंस को ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। तो कुछ तरीकों में से मैं कुछ तरीका आपको बताता हूं। पहली चीज ये है कि जब भी आप किसी चीज को सॉलिड स्टेट में देखो ना, जैसे जिंक है, जिंक एक जगह सॉलिड था तो ना मैंने जिंक के बगल में एस लिख दिया मान लो, तो ये एस लिख के क्या बता रहा है, जिंक सॉलिड है ये बता रहा है। अगर किसी भी चीज की स्टेट पता चल जाएगी तो उस पर केमिकल रिएक्शन करना इजी हो जाएगा। जिंक सॉलिड है यहां पे। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड जैसे मैंने यहां पे क्या ले लिया, HCl ले लिया। HCl दो स्टेट में होता है, एक होता है एक्वस स्टेट और एक HCl होता है हमारा डाइल्यूट स्टेट, DILUTE। अभी लिक्विड वाला देखते हैं, HCl का आ गया। HCl एक होता है एक्वस स्टेट में, एक होता है डाइल्यूट स्टेट में। एक्वस स्टेट में होने का मतलब यह है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर वाटर का अमाउंट थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो उसको बोलेंगे HCl एक्वस स्टेट में। उसके बाद HCl अगर डाइल्यूट स्टेट में होगा तो उसके अंदर जो वाटर का अमाउंट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आप मुझे बताइए, आप लैब में गए एक्सपेरिमेंट करने और आपको लैब असिस्टेंट ने, आपके जो टीचर वीचर होंगे लैब वाले, उसने आपको HCl पकड़ा दिया डाइल्यूट वाला, तो आपके लिए वो अच्छा है। और अगर पकड़ा दिया एक्वस वाला, अगर वो आपकी गलती से हाथ पे गिर गया तो पूरा जला देगा। ऐसे तो डाइल्यूट वाला भी जला देता है लेकिन वो थोड़ा कम जलाता है। तो HCl एसिड जो होता है ना, प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग उसको डाइल्यूट बना देते हैं। डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी ऐड कर दो उसके अंदर। पानी ऐड करने से क्या होगा, वो चीज थोड़ी सी कम इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे अगर दूध बहुत गर्म है, पानी डाल दो तो ठंडा हो जाता है ना, चाय बहुत गर्म है, पानी डाल दो तो ठंडी हो जाती है, तो ठंडी भी हो जाती है और उसका स्टेट, मतलब स्टेट तो वही रहता है। तो मतलब क्या है कि उसका इफेक्ट कम हो जाता है, गर्म जो है उतना वो उतना नहीं रह पाता। तो HCl को इफेक्ट को कम करने के लिए दो तरीके हैं। इफेक्ट अगर ज्यादा रखना है तो उसको एक्वस स्टेट में रखो, मतलब पानी का अमाउंट उसके अंदर कम रखो, और HCl अगर डाइल्यूट स्टेट में है तो उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा रखो। तो ये था। तीसरा, अगर लिक्विड स्टेट, अगर कोई भी चीज आपको दिखे कि भाई हमने केमिकल रिएक्शन कराई, ये लिक्विड जैसी नजर आ रही है, तो हम लोगों को अगर वो लिक्विड जैसी नजर आएगी तो उसके बगल में क्या लिखा रहेगा, L। जैसे कोई भी चीज, समथिंग, मैं यहां समथिंग लिख रहा हूं, अभी एग्जांपल दिमाग में आ नहीं रहा कि मैं लिखूं क्या। समथिंग कोई केमिकल बन के आया केमिकल रिएक्शन के दौरान, और ना वो लिक्विड जैसा है। लिक्विड जैसा समझते हो ना यार, तरल जो बह सके। अब मुझे बताओ, हवा तरल है क्या? ये हवा तरल है क्या? हाँ जी, हवा तरल है। क्यों? क्योंकि हवा बहती है। पानी तरल है क्या? हाँ, पानी तरल है, वो बहती है। तो तरल को हिंदी में, इंग्लिश में फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड उसको कहते हैं जो बहता है। तो लिक्विड, उसके आगे लिक्विड लगा दो। समथिंग लिक्विड जैसा दिखे तो लिक्विड लगा देंगे। इससे क्या होगा ना, वो मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगी कि स्टेट पता चल जाएंगे तो अच्छा है ना भाई। उसके बाद एक्वस, एक्वस आप समझ ही गए होंगे। AQ से किसको डिनोट करते हैं? यहां मैं AQ से एक्वस, एक्वस, एक्वस का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी का अमाउंट थोड़ा कम है पानी का अमाउंट लेकिन थोड़ा कम है। जैसे ना प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे HCl लिखा। अब देखिए HCl में ये जो हाइड्रोजन है वो भी एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, और दोनों गैस है तो ये एसिड बन कैसा गया? एसिड तो ऑलवेज, आपने देखा है किसी के ऊपर अगर तेजाब फेंक देते हैं तो तेजाब एक लिक्विड जैसा होता है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ कुछ बेवकूफ लोग करते हैं ऐसा। तो HCl में H क्या है? गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। अब गैस गैस मिलेगा तो गैस ही बनेगा ना, तो इसलिए हम इसमें से थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। और अगर बच्चों थोड़ा सा पानी ऐड किया तो क्या बनेगा? एक्वस। और अगर किसी ने ज्यादा पानी ऐड किया कि नहीं भाई हम लोग जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने, गलती से गिर ना जाए तो पूरा हाथ ना जल जाए, थोड़ा बहुत अगर कोई हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ग्लव्स पहन के करेंगे, ज्यादा पानी डाल देते हैं उसके अंदर, तो वो क्या बन जाता है? डाइल्यूट। तो HCl डाइल्यूट। डाइल्यूट को DIL एक डॉट से डिनोट भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों तीन तरीके हैं ऊपर वाले, जिससे हम किसी भी रिएक्शंस को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, प्यारे बच्चों, बहुत इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। क्या इंडिकेट करना? हीट चेंज। अब देखिए केमिकल रिएक्शन ना प्यारे बच्चों, वो दो तरीके की होती है। एक थोड़ा सा और देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा,
केमिकल रिएक्शन ना बच्चों दो तरीके की होती है। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होगी, ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ये वाली जो पढ़ी थी, हीट रिलीज होती है। और एक केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अगर किसी में से हीट रिलीज होगी तो हम लोग बोलेंगे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और किसी के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक बता के, एंडोथर्मिक बता के भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर द रिएक्शन टेक प्लेस, साइन डेल्टा। कुछ कुछ कंडीशंस और बताना जिस कंडीशंस के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। अब आगे पढ़ेंगे ना, आप 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ा, 11th पढ़ोगे, अभी 10th तो पढ़ ही रहे हो भाई, 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा ना, आप पीसीएम लोगे, साइंस साइड लोगे तो पता चलेगा कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी है ना, वो किसी कंडीशंस पे होती है। जैसे अभी मैं इस इन्वायरमेंट में हूं, इस इन्वायरमेंट में एयर प्रेशर लगा रहा है मेरे ऊपर, वो कितना होता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट, 1 ATM का प्रेशर होता है। तो अगर कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो 1 ATM पे होती ही नहीं है। 1 ATM होता क्या है, मैं इस वातावरण में खड़ा हूं तो वातावरण मेरे ऊपर कितने का फोर्स, कितना प्रेशर लगा रहा है, 1 ATM का। और वैसे ही कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन 1 ATM पे होती ही नहीं है। कितने पे होती है, देखो यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन 300 ATM पे हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। तो किसी किसी की ना बच्चों कुछ कंडीशन होती है केमिकल रिएक्शन होने की, 300 ATM, 300 डिग्री सेल्सियस, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन होगी। तो आप बोलोगे भाई करवाएंगे ही क्यों, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट हमको चाहिए होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो कंडीशन देके करवाते हैं। तीसरा, ठीक है, और उसके बाद कंडीशन बता देना। और कोई केमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो उसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, और जितनी भी चीजें लिखी रहेंगी ना कि किसके प्रेजेंस में हो रही है तो एरो के बाद में लिखा रहेगा। जैसे मैंने यहां पे देखो ये कार्बन लिया और इसका, सॉरी, ये कार्बन लिया और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया मान लो, तो जो सारी चीजें होंगी ना मैं यहां लिखूंगा, एरो के ऊपर लिखूंगा, जो एरो इंडिकेट कर रहा है। जैसे यहां पे मान लो ये कार्बन तो 300 ATM पे होता नहीं है भाई, सबको पता है, कुछ भी जलाओ सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। लेकिन जो चीज लिखेंगे ना प्यारे बच्चों, वो यहां पे लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। तो देखिए यहां पे एरो के ऊपर 300 ATM लिखा हुआ है। ATM है क्या बच्चों, प्रेशर की यूनिट है, और 300 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर है, तो एरो के ऊपर इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद देखो एरो के ऊपर और क्या इंडिकेट किया हुआ है, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो किसी चीज को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सारी चीजें करी जाती है, और वो किसी चीज है क्या, केमिकल इक्वेशन है। तो यहां पे हमने बच्चों केमिकल इक्वेशंस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सारी चीजें देखी।